ओके, सो प्रीवियसली अगर हम बात करें, हम टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेजरली जो हमने डिस्कस किया हुआ था वो पार्ट था हमारा आर इक्विवेलेंट को लेके। फिर मैंने बताया था कि आर इक्विवेलेंट हमने कैपेसिटर में बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया था, मतलब बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, इसलिए रेजिस्टेंस में हम थोड़ा सा फास्ट वर्क कर रहे थे, मतलब जल्दी क्विक डिस्कशन हमने किए हुए थे आर इक्विवेलेंट बारे में। तो अगर आर इक्विवेलेंट के बारे में बात करें, लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो कुछ रैंडम और मिक्स्ड टाइप के कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल था रिडक्शन टेक्निक का। सो जो लास्ट क्लास की बात करें, हमने रिडक्शन टेक्निक पे बातें की थी कि रिडक्शन टेक्निक कैसे काम आती है, और बारे उसके एग्जाम्पल भी देखे थे। ये एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल देखा था कि वायर को एज अ रेजिस्टेंट कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फिर इस पे बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चन भी देखा कि दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है हाफ हाफ तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद एक कंडक्टिंग वायर के साथ कॉम्बिनेशन भी देखा हुआ था कि अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो कैसे रीड्राइंग करते हैं। सो वो रीड का पैटर्न देखा था। उसके बाद हमने लास्ट जो डिस्कस हुआ था वो था व्हीटस्टोन ब्रिज। सो फिर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के में बात की थी, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन को कैसे सॉल्व करना है और अनबैलेंस्ड को। सो दोनों क्राइटेरिया हमने देख लिए थे, बैलेंस्ड भी चेक कर लिया था और अनबैलेंस्ड में जो है डेल्टा टू वाई कन्वर्जन या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करके भी हमने देख लिया था। तो इस तरीके से डिफरेंट पर्सपेक्टिव कई क्वेश्चन हमने दिए थे। उनसे ज्यादा काफी क्वेश्चन जो व्हीटस्टोन के वो हमने कैपेसिटर में भी देख लिए थे, तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आर इक्विवेलेंट निकालने में। इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट हो गया है, सिर्फ एक या दो क्राइटेरिया बचे हुए हैं। सो उनको आज स्टार्ट कर लेते हैं। सो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा हो गया। आज हमें 6 नंबर ट्राई करना था, जो कि ऑलरेडी हमें पता है, वो इनपुट आउटपुट सिमेट्री बेस्ड। सो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कैपेसिटर में। इनपुट आउटपुट सिमेट्री। सो इनपुट आउटपुट सिमेट्री बेस्ड जो है वो कैसे करते हैं मैं आपको फिर से एक बार सिखा देता हूँ। इसमें हम बेसिकली पॉइंट ढूंढते हैं और रिमूव करने का ट्राई करते हैं। सो एक होता है सर्किट रिडक्शन, बट हम इसमें ट्राई करते हैं सर्किट रिमूवल का। सो इस पे हम टारगेट रखते हैं सर्किट रिमूवल का। सर्किट रिमूवल में देख कैसे करना होता है, हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है इनपुट आउटपुट सिमेट्री के बारे में। तो इसको एग्जांपल के थ्रू ही देखें, वो बेटर समझ में आ जाएगा हमें। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री। सो बहुत सारे ऐसे मैंने एग्जांपल कैपेसिटर में भी दिए हुए थे और यहाँ पर भी दिए रहे। लेट्स से कुछ इस टाइप का एक फिगर है हमारे पास। ये सारे रेजिस्टेंस हैं यहाँ पर। तो अभी अगर हम फील करें तो इनपुट से और आउटपुट से, ये इनपुट है अगर और ये आउटपुट, तो हमें देखना होता है करंट। दैट इनपुट से दो वायर हैं हमारे पास, एक वायर ये है, सो लेट्स से इसमें करंट जा रही है I1 और इसमें करंट जा रही है I2। सो कॉन्सेप्ट होता है कि जो आउटपुट में सिमिलर वायर है, जो सिमेट्रिकल है बिल्कुल, इनपुट से देखो या आउटपुट से देखो, उनमें करंट सेम होनी चाहिए, मतलब इसमें भी I1 होनी चाहिए और इसमें भी I2 होनी चाहिए। तो अब कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जब हमें पता है कि इसमें I1 चाहिए, यहाँ से I1 है, और ये हमें पता है कि अगर ये I1 करंट यहाँ पर फ्लो नहीं हुई, कोई और करंट आ गई, तो ये वायर में करंट चेंज हो जाएगी ना। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि लेट्स इस वायर में से करंट आ रही है जो इस तरफ स्प्लिट हो गई, उस करंट का कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर I1 ही होना चाहिए, कोई दूसरी करंट नहीं आ सकती। इसका मतलब ये पूरी करंट इस वायर के थ्रू चली जाएगी। सो बेसिकली ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो रियल में अटैच तो है, बट इन टर्म्स ऑफ करंट बिल्कुल भी काम का नहीं है। वो पॉइंट हमें डिटैच कर देना पड़ेगा। ये हमारा करंट के बारे में टेक्निक है। तो इसको हम बोलते हैं सर्किट रिमूवल। यहाँ से हमें सर्किट को रिमूव करना आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम बात करेंगे तो ये फिगर आपको फिर सिंपली इस तरीके का दिखने लगेगा। अच्छा, एक और पॉइंट, इनपुट आउटपुट सिमेट्री में जो हम बात कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट सिमेट्री,
इसमें एक खास बात और है क्या कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री में एक प्रॉब्लम भी है कि आपको ऐसे हर जगह पे इनपुट आउटपुट सिमेट्री नहीं लगाने लग जाना है। जब कुछ और नहीं काम कर रहा होगा तब हम इनपुट आउटपुट सिमेट्री के बारे में सॉल्विंग करते हैं। ओके, जस्ट वेट। Okay, सर आपकी so आवाज नहीं आ रही। okay, so I've muted myself. So अभी इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं कि यहाँ पे ये वाले पॉइंट से हमने सर्किट रिमूव कर दिया है और अब ये सिंपल सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन बन जाता है। I mean, ये और ये दोनों हमारे सीरीज में हो जाएंगे, फिर उसका नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो इस वाले के साथ पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। सो इस तरीके की टेक्निक हम सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अभी इसके आगे मैं आर इक्विवेलेंट निकालना नहीं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। Okay, so let's say for this question, each wire is having a resistance R, और हमें इसमें अब चलना है कि किस तरीके से हमें R इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो अभी इस वाले में भी सबको आइडिया लग गया होगा। अगर मैं कंसिडर करूं कि ये एक वायर है जिसमें करंट जाने वाली है I1, तो इसका मतलब आउटपुट पे भी इसी वायर में करंट आनी चाहिए I1। लेट्स से इस वायर पे हमने बात की कि करंट गई है I2, सो इसका मतलब यहाँ से जाते हुए इस पे भी एट द एंड I2 पहुंचनी चाहिए। क्लियर? यहाँ से लेट से गई हुई है बिकॉज सिमेट्री है। देखिए अपर और लोअर सर्किट सिमेट्री है, सो आई विल से कि इसमें भी I2 ही करंट जाने वाली है बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। सो इसका मतलब इस वायर पे भी I2 करंट ही जानी चाहिए। तो यहाँ से क्लियर होता है कि यार I1 करंट को जाने में प्रॉब्लम आएगी ये दो वायर्स में। इन वायर्स में अगर करंट आ गई तो ये वाली वायर की करंट चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो इसलिए ऊपर वाली वायर से कभी इन पे काम आएगी ही नहीं। सो इनपुट आउटपुट सिमेट्री की खास बात है कि हमें सर्किट रिमूव करने के बारे में सोचना शुरू करना है। सो इसका मतलब कि अगर हम इस फिगर को मैं फिर से बनाऊं तो ये फिगर आपको कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। आफ्टर रिमूवल, सो ये इनपुट और ये आउटपुट ए एंड बी, सो ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे जिसमें से अगर मैं बात करूं तो ये वायर, ये वायर, ये वायर, ये वायर, ये खराब हो जाएंगी। बाकी रिमेनिंग वायर यहाँ पर आपको दिखने लगेंगी। सो मैंने सारे वायर को बोला हुआ है कि सारे वायर का रेजिस्टेंस आर था, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इस फिगर को मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ कि ये फाइनल क्या दिखेगा। ये फाइनल दिखेगा यहाँ से एक रेजिस्टर होगा, यहाँ पे कितने वायर्स हैं 3 to 5, 5 आर यहाँ पर है, फिर 3 आर यहाँ पर है, सो दिस इज 3 आर एंड अगेन दिस इज 5 आर। सो इस तरीके के रेजिस्टेंस यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं ए टू बी के बीच में। बताए बाय द वे अगर इसमें किसी को डाउट है तो बता दें। इस क्वेश्चन में किस तरीके से हमने सर्किट रिमूवल किया हुआ है, कैसे क्या करना है, इसमें किसी को डाउट हो रहा हो तो बताओ। सर प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। ओके, तो एक बार स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमें चेक ये करना होता है इनपुट आउटपुट सिमेट्री के केस में। लेट्स से बहुत मल्टीपल कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, हमें ये देखना होता है कि इनपुट से कितनी भी वायर जाएंगी, इनपुट से जितनी भी वायर जा रही हैं सब में अगर करंट, ये तीन वायर से इनपुट,
तो आउटपुट पे भी इन तीनों वायर्स पे करंट क्या आनी चाहिए, सेम। अब उसके लिए कई बार हमें ये देखना पड़ता है कि अगर इस वायर की करंट यहाँ पर आ गई तो इसका मतलब ये है कि इस वायर पे करंट चेंज हो जाने वाली है, जबकि हमें चाहिए था कि यहाँ पर किसी तरीके से I1 करंट ही आए। अगर यहाँ पर I1 निकल गई है, सो इस पार्ट को हम बोलते हैं कि सिमेट्री में, सपोज एक इनपुट आउटपुट सिमेट्री, हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया, आउटपुट सिमेट्री में जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं या जो जंक्शन पॉइंट होते हैं वहां पर सर्किट रिमूवल स्टार्ट करते हैं। सो एज पर दिस क्वेश्चन ये दोनों वायर ज्वाइन है एक साथ, तो हम इसे इस तरीके से रिमूव करेंगे कि ये दोनों वायर अभी भी ज्वाइन रहेंगी। लेकिन लेट्स से फिगर कुछ ऐसा होता, ये वाला फिगर होता, सो इनपुट आउटपुट सिमेट्री के लिए अब ये दो पॉइंट हो जाते हैं, तो अब हम इन दोनों वायर को रिमूव करते हैं, तो ये वायर रिमूव हो जाती, ये वायर रिमूव हो जाती, इन पे करंट नहीं जाती। सॉल्विंग के लिए सिर्फ आपको ये काम आता और ये काम आता, ये वायर वेस्ट थी, आप लगा भी दोगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं होने वाली है। सो अभी समझ आया, अभी क्लियर है सबको? हाँ सर। आपको ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं, रिमूव करने हैं जिनसे जरूरत नहीं है, जिन पॉइंट्स की। अभी खास बात एक चीज और ध्यान देना है कि जो सर्किट रिमूवल टेक्निक है ये आपको बहुत ज्यादा कब काम आती है। जो सर्किट रिमूवल टेक्निक है ये सबसे ज्यादा यूजफुल आपके लिए तभी होती है जब आप काफी क्वेश्चन देख लेते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा कि कब इसे कैसे यूज करना है। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सभी लोग ट्राई करें। ओके, तो ये क्यूब बना हुआ है और इसमें 12 वायर्स हैं, ठीक है। सो इस क्यूब की 12 वायर्स है, आपको देखना है कि किस तरीके से आप इस इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको सही से आइडेंटिफाई करना है, अच्छे से सर्किट रिमूवल करना है और तुरंत आपको आ जाएगा। सो सॉल्व करें और आंसर चैट बॉक्स में मैसेज करें। आपको इसमें बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सर्किट रिमूव होगा, उसके बाद नॉर्मल रिडन टेक्निक से आर इक्विवेलेंट निकाल दें। वेरी गुड समृद्धि, करेक्ट आंसर, वेरी गुड।
बाकी लोग भी यार सॉल्व करें, ऐसा टफ आंसर नहीं है। आशुतोष, इट्स करेक्ट, रीचेक अगेन। Okay, Nandan, very good, correct. Gauri, correct. Atharv, it's not correct. Recheck again. Zoya, not correct. देख लेते हैं यार, मे बी थोड़ा सा आप लोग डाउटफुल है, और अच्छे से देख लेते हैं इसे। मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसे सॉल्व करने में। कौशिकी, नॉट करेक्टेड। प्रेरणा, नॉट करेक्ट। यार ये 4/5 बहुत लोग का आंसर आया है, पता नहीं क्या गलती कर रहे हैं, मैं भी डिस्कस करता हूँ। 4/5 पता नहीं क्यों आ रहा है। एटलीस्ट मतलब मोस्टली लोगों ने 4/5 आंसर किया हुआ है, जिनका गलत है। 4/5 गलत है, चेक करो यार क्यों 4/5 आ रहा है। मतलब मैं पूछ लेता हूँ अभी, कहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हो। ओके, चले डिस्कस कर लेते हैं। ये 4/5 वालों से भी बात कर लेंगे, क्यों उनका आंसर 4/5 आया, क्या गलती की है। पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यार कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, इनपुट से जो करंट्स दिख रही हैं वो आउटपुट से भी दिखनी चाहिए, क्योंकि इनपुट आउटपुट से मट रही है यहाँ पर। सो चलो क्लियर है यार। इसमें अगर लेट से I1 करंट है, यहाँ पर I2 करंट है, और यहाँ पर I3 करंट है, तो इसके सिमिलर जो इनपुट में देखोगे, सो I1 के सिमिलर वाली वायर कौन सी है, ये वाली वायर है। इस वायर में कितनी होनी चाहिए, I1। ये वाली एकदम सिमिलर जो वायर है उसमें होनी चाहिए I2, और ये जो ऊपर से एकदम सिमिलर आ रही है उसमें होनी चाहिए I3 करंट। ये होना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि ये वाली वायर में अगर सेम करंट जानी है दोनों वायर में, तो इसका मतलब ये जो ऊपर की वायर है इसका कंट्रीब्यूशन नहीं आना चाहिए था। सो इसका मतलब ये है, थोड़ा सा ध्यान देगा कि ये जो ऊपर वाली वायर है ये बेकार हो जाएगी। ये क्यों, क्योंकि इस पे हमें I1 करंट चाहिए, तो ये वाली वायर में करंट आने की जरूरत नहीं है। अगर इस वायर में मैं देखूं I2 करंट हमें चाहिए इस वायर में, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये वाली वायर में फिर करंट नहीं आनी चाहिए। और अगर बात करें कि इस वाले सेटअप की, सो इसकी क्लियर है, ये करंट गई, दो पार्ट में स्प्लिट होगी, फिर ऐसे चली जाएगी, फिर स्प्लिट होगी, ऐसे चली जाएगी, और वापस मिक्स होके इस वायर में सेम आ जाएगी। सो ये कुछ पार्ट हो गया इसे सॉल्व करने का। तो नहीं, मे बी जिनका 4/5 आया उन्होंने क्या गलती की है। बट इस फिगर को अगर मैं बनाऊं, तो ये एक्चुअल फिगर जो बनेगा वो सिर्फ इतना बचेगा आपके पास। अगर हम एक्चुअल बात करें, तो ये फिगर सिर्फ रहेगा इतना। ये दो वायर हट जाएंगी आपके पास से, एक मिनट यार।
तो कुछ इस तरीके का फिगर बन जाएगा, ये आउटर वायर ही बचेगी। इस टाइप का फिगर रहेगा। सो इसका आर इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये दो 2R2 है और ये ऊपर एक सर्किट अलग जा रहा है। सो इसका अगर हम रीड्राइंग करें, सो ये कुछ इस तरीके से है कि ये एक R और एक R इस तरीके का है। ये यहाँ पर एक R, फिर जस्ट वायर ड्रॉ कर देते हैं, बेटर रहेगा। एक वायर, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, यहाँ पर एक वायर, फिर इस टाइप का कॉम्बिनेशन, फिर ये एंड पॉइंट हो गया और ये सिंपल यहाँ पर। सो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन हमारे पास बन गया है। सारे रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या है, आर ही है। सो इसका मतलब अगर हम बात करें ये आर दोनों मिलके क्या बनाएंगे 2R, ये आर दोनों मिलके क्या बनाएंगे 2R। सेम चीज यहाँ पर आर 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 आर, ये सारी वैल्यूज आर के फॉर्मेट में ही है। सो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये 2R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, फिर इन दोनों का पैरेलल क्या बन जाएगा। और अगर हम ये वाले वायर्स के आर भी देखेंगे तो टोटल हो जाएगा 3R। तो इसका मतलब इस फिगर को अगर देखोगे तो फाइनली आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का, इस तरीके का फिगर दिखेगा। ये 2R, ये 2R और ये 3R। इन तीनों का पैरेलल अगर निकाल दें तो इनका आर इक्विवेलेंट आ जाता है 4/3R। ओके, ये जो 4/5 वाले हैं, बताएं इन्होंने क्या गलती की। 3/4 आ रहा है। अच्छा सॉरी 3/4, हाँ 3/4 आ रहा है। तो ये जो 4/5 वाले हैं, बताएं यार कोई आंसर करे, कहाँ पर मिस्टेक की है, क्या प्रॉब्लम आई है। सर या सर वो आपने I3 किया है ना, वो मैंने दोनों वायर में स्प्लिट नहीं किया था, इसलिए मेरा 4/5 आया। ओके ओके ओके, मतलब इन दोनों को पैरेलल नहीं कंसिडर किया। हाँ ओके चलेगा। ओके, सो काफी लोगों ने इसका मतलब यही सेम टाइप की मिस्टेक की है। ट्राई करने के ऐसा नहीं रहे, और ध्यान देना है, बहुत ही स्ट्रेट दिख रहा है कि वो दो वायर में स्प्लिट होगी ना, फिर जाके फाइनली अरेंज होगी। तो हाँ इस तरीके से हमें उसे काम करना है। चले, अभी कोई बताया यार, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो पूछे जल्दी से। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन इनपुट आउटपुट सिमेट्री से होने वाला है, बट ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये लॉजिकली ड्राइंग का क्वेश्चन है। मैं पहले से ही बता के रख रहा हूँ, बट पहले आपको ट्राई करना है कि देखें क्या इनपुट आउटपुट सिमेट्री इसमें काम करेगी भी या नहीं करेगी। सो मैं फिर से फिगर बना रहा हूँ। तो ये हमारा क्यूब रेडी है। अभी हमें जो ए और बी पॉइंट दिया हुआ है वो बदल दिया है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मतलब डायगोनली अपोजिट इसके अबाउट हमें निकालना है। आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, बताएं, चले सॉल्व करें। आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, ट्राई करें सब लोग। आप देखेंगे कि कुछ भी रिमूव नहीं कर पाएंगे, याद रखना है, बिना मतलब रिमूव मत कर देना है। इस फिगर में अगर आप देखोगे तो कुछ भी रिमूव नहीं कर पाओगे आप। मैं एक बार ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ, देखें क्यों हम कुछ भी रिमूव नहीं कर पाएंगे। सपोज ये I1 है, क्लियर, यहाँ से एक वायर में करंट गई I2 और यहाँ से एक करंट गई I3। तो ये तीन करंट जा रही। अभी बी पे ये जो सिमिलर वायर है उन पे सेम ऐसे ही करंट आनी चाहिए। तो देख लेते हैं सिमिलर किस तरीके से। सपोज ये I1 गई यहाँ पे और I1 दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, I1 दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। तो खास बात ये है कि I1 को फिर से मिक्स होना पड़ेगा एट द एंड ये वायर पे I1 लाने के लिए। सो ये काम क्लियर हो जा रहा है कि अगर हमें बी पे चाहिए तो बी पे हमें किस तरीके से करंट आनी चाहिए। तीनों वायर में I1 I2 I3 ही दिखनी चाहिए। सो इस पर जो वायर है इस पे करंट आएगी I2, ये वाली वायर पे आएगी I1। सो ये आएगी I1, ये करंट आएगी I2,
और ये करंट आएगी I3। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या दिक्कत आने वाली है वो आपको समझना है, ट्राई करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर बेस वर्क करना है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्यों रिमूव नहीं कर सकता हूं, आपको रीजन बताता हूं, आप सब सुने रीजन क्या है। अगर मैंने बोला कि A1 का कुछ पार्ट यहाँ पे चला जाने वाला है, ठीक है, तो बात ये है कि जब ये I2 पार्ट में स्प्लिट होगी, सो बिकॉज ऑफ सिमेट्री सेम पार्ट फिर से ऐड हो जाने वाला है यहाँ पर। सो ये पार्ट समझना है आपको, I1 का कुछ पार्ट यहाँ पर स्प्लिट होगा बट सेम पार्ट वापस से आ जाएगा और ये I1 बन गया। लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में वापस रिटर्न का कोई चांसेस नहीं था, देख रहे हैं आप, एक बार I1 आया, अगर कोई पार्ट स्प्लिट होता तो दोबारा I1 में कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, इसलिए ये वाला वायर सर्किट रिमूव करना पड़ा। बट फॉर दिस क्वेश्चन हमें पता है कि अगर एक बार यहाँ पर वायर पे करंट मतलब गई तो ये जो I2 स्प्लिट होगी इसका एक पार्ट से I1 को कंट्रीब्यूट कर देगा, तो इसलिए यहाँ पर रिमूवल तो कुछ भी काम नहीं आने वाला है, ये आपको समझ लेना है। क्या रिमूवल कुछ भी काम नहीं आने वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीड्रॉ कर देना चाहिए, काम बन जाएगा। आपको रीड्रॉ करना चाहिए तो काम बन जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे बताओ, सबको ये क्लियर हो रहा है, ये सर्किट रिमूवल का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर सर्किट रिमूव करने की कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अगर ये क्लियर है तो बताएं, फिर मैं आगे बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले बताओ, किसी को लग रहा है कि सर्किट रिमूवल करेंगे तो बता दे। पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है ना, सर्किट रिमूवल होगा या नहीं होगा? किसी और को लग रहा है कि सर्किट रिमूवल हो जाएगा तो अभी आंसर कर दे। ओके, तो समझे कुछ क्वेश्चन जो कि आपको दिखते हैं कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, ठीक है, बट आप उस पे रिमूव कुछ भी नहीं कर सकते। अगर रिमूव नहीं कर पाएंगे आप तो फिर आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट सिमेट्री का कुछ काम ही नहीं बचा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं इक्विपोटेंशियल रीड्राइंग से, ठीक है। तो इस नेम को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इक्विपोटेंशियल रीड का मतलब क्या होता है। तो यार इक्विपोटेंशियल रीड्राइंग का मतलब ये होता है, सपोज मैंने एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाया। देखिए मैं एक हेक्सागन के बारे में बात करता हूँ। लेट्स से मैंने ये एक हेक्सागन टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, अभी मुझे इसमें दिख रहा है कि मैं रिमूव कर सकता हूँ बट ये रिमूव नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इक्विपोटेंशियल रीड्राइंग समझा रहा हूँ। क्या कि मुझे पता है कि इस वायर में एक करंट जाने वाला, इस वायर में एक करंट जाएगी, इस वायर में एक करंट जाएगी। अब फील करो सिमेट्री मिल रही है कि नहीं, ये है करंट नंबर 1, ये है करंट नंबर 2, ये है करंट नंबर 3। अब बताओ बाई सिमेट्री क्या चीजें क्लियर हो रही हैं, क्या कि 1 कभी इक्वल हो सकती है क्या 2 के? नहीं, 1 का सर्किट एकदम अलग है, 2 का सर्किट एकदम अलग है। क्या 1 और 2 इक्वल हो सकती हैं क्या? नहीं। बट आप ये फील करो कि 2 इक्वल टू 3 हो सकता है, करंट ऑफ 2 करंट ऑफ 3 ये दोनों सेम हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर फॉलो कर रहा है इसको। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। स्टेप 1 है, स्टेप नंबर 1 है चेक करना कि I1 I2 I3 4 में ये सारी करंट्स में कितनी भी ब्रांचेस हो कौन सी सिमिलर करंट है। इक्विपोटेंशियल रीड्राइंग की सबसे खास बात है सिमिलर करंट आपको देखना है कि कौन सी सिमिलर करंट है। तो ये समझ में आ रहा है सबको कि 1 2 इक्वल नहीं है बट 2 और 3 इक्वल होंगी बाई सिमेट्री। इसमें कुछ डाउट हो तो बताएं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2। स्टेप 2 मतलब ये है कि बेटा अगर करंट सेम है,
I2 और I3 करंट सेम है, तो सोचो अगर ये I इंटू आर जो ट्रेवल होगा, I इंटू आर, और इसका I इंटू आर ये भी सिमिलर होगा। I इंटू आर मतलब पोटेंशियल, I इंटू आर मतलब पोटेंशियल, सो ये पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पर पॉइंट करूं A और ये पॉइंट P एंड Q, सो A माइनस आई आर इज इक्वल टू हो जाएगा P, जबकि A माइनस आई आर सेम अमाउंट होगा Q। सो इसका मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है ना, P और Q, और यही इस क्वेश्चन का मतलब है। क्या इक्विपोटेंशियल रीड्राइंग, मतलब कि हमें सर्च करना है कि कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पे और रीड्रॉ करना है। रीड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, रीड्रॉ करने का मतलब हुआ ये पॉइंट और ये पॉइंट साथ में लिख सकते हैं। सो वो याद है वायर वाले क्वेश्चंस, जिसमें वायर से कनेक्टेड है तो इसे हम नेम दे देते हैं, सपोज 1 2 3 4, और 1, 2 को साथ में लिख लेंगे, 3, 4 को साथ में लिख लेंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये जो इक्विपोटेंशियल रीड्राइंग है, ये सेम तरीके से हम दोनों पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी किसी को ये दोनों स्टेप में डाउट है, स्टेप 1 आइडेंटिफाई द करंट, स्टेप 2 आइडेंटिफाई द सेम पोटेंशियल पॉइंट। क्लियर है सबको? सो मैं यहां पर लिख रहा हूं दो स्टेप। स्टेप 1 आइडेंटिफाई करंट, ओके। स्टेप 1 identify the current, step 2 find the same potential point, same potential points, and step 3 redraw the circuit। अच्छा, तो अभी यहां से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट मुझे ये बताए I1 I2 I3 में कौन सी करंट्स इक्वल हो सकती हैं? समवन आंसर। I1 और I3। I1 और वेरी गुड, I1 और I3 सेम है, बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूं, चेक कर लेते हैं। I1 और I2 I3 सेम है, कैसे फील करें लोग, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। I1 देखना, रियल में I1 एक वायर से जा रही है, फिर I1 के कुछ पार्ट इस तरीके से एक रेक्टेंगल करके बी तक पहुंच रहे हैं। क्लियर है? I1 कैसे जा रही है, एक I1 सबसे पहले एक वायर में जा रही है और फिर एक रेक्टेंगल फॉलो करके एट द एंड यहाँ पर पहुंच रही है, मतलब I1 इस तरीके से स्प्लिट हो रही है। बट रीजन क्या है, I2 का कुछ पार्ट वापस से हेल्प कर देता है I1 को, तो वो जो स्प्लिट हुआ है वो वापस से वैल्यू सेम दे देता है। बट बात करते हैं I कैसे जा रहा होगा। I2 एक वायर पे जा रहा है और एक रेक्टेंगल फॉलो करके पहुंच रहा है बी तक। आप नोटिस करें, I2 एक रेक्टेंगल फॉलो करके बी तक पहुंच रहा है, ये हुआ I2। बात करते हैं I3 की। I3 जा रहा है एक वायर पे, उसके बाद ये भी एक रेक्टेंगल फॉलो कर रहा है और I3 पे जा रहा है। सो सब पे कॉम्बिनेशन देखो, सब पे एक वायर पे फ्लो हो रहा है और फिर एक रेक्टेंगल, एक सिमिलर स्क्वायर ब्रांच लेके बी तक पहुंच रहा है। तो क्या भी आपको देख के ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम बात एक्चुअल बात करें, सो फ्रॉम देयर इट इज वेरी क्लियर दैट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 है। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बताओ। समझ आया सिमेट्रिकल लॉजिक? I1 ने भी इतना ट्रेवल किया, I2 ने भी इतना ट्रेवल किया और I3 ने भी ट्रेवल किया। तो यहां से क्लियर होता है कि ये सारी चीजें सेम होंगी। क्लियर? अच्छा, ये जो स्टेप 2 है, फाइंड पोटेंशियल पॉइंट, ये कहीं से भी कर सकते हैं। इसमें मैं लिखता हूं फ्रॉम इन एंड आउट बोथ, दोनों साइड से आप फाइंड करने का करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो अब मैं इस फिगर को वापस से लिखता हूं।
देखें इस बार एक बार फिर से इस फिगर को बना लेते हैं अपन। हमें ये दोनों पॉइंट के अबाउट चाहिए, ठीक है। अभी हमने बात की कि तीनों में करंट सेम है, सो मतलब ये है आई, सो ये भी आई है और ये भी आई है। सो इसका मतलब जब आई आर का लॉस होगा तो कौन से 3 पॉइंट आपको सिमिलर मिलने वाले हैं। पॉइंट में आइडेंटिफाई कर देता हूं, ये 3 पॉइंट सेम मिलने वाले हैं। सो ये है 1 2 3। सबको ये समझ में आया कि 1 2 3 आर एट सेम पोटेंशियल। सो V1 is equal to V2 is equal to V3। डन। इसमें किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो बताएं। अच्छा, स्टेप 2, अगर आप फोकस करो तो सेम मैंने बात की कि जो चीज हमने इनपुट से बात की है वो चीज हम आउटपुट में भी तो देख सकते हैं। आउटपुट में भी तो तीनों करंट सिमिलर आ रही हैं। यहाँ पर भी आई आएगी, यहाँ पर भी आई करंट आएगी, यहाँ पर भी आई करंट आएगी। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं बी पर पहुंचने पर कुछ पोटेंशियल है, तो जो लॉस वाले पॉइंट थे, मतलब ये होगा आई आर का गेन। मतलब अगर मैं इसे मान रहा हूं 4, सो आंसर होगा 4 प्लस आई आर इज इक्वल टू बी। सेम चीज 5 के साथ होगा, 5 प्लस आई आर इज इक्वल टू बी। ये पोटेंशियल है, ठीक है। ये हो गया 6, सो 6 प्लस आई आर इज इक्वल टू बी। सो इससे पूरा क्लियर हो रहा है कि 4 5 6 आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि किस तरीके से ये इक्वल हम बता रहे हैं। मैं यहाँ पर इनके लिए भी लिख ही देता हूँ, इनके लिए भी लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, a माइनस आई आर इज इक्वल टू 1, a माइनस आई आर इज इक्वल टू 2 एंड a माइनस आई आर इज इक्वल टू 3। सो इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। एक फाइंडिंग हमारी ये है और एक रिवर्स फाइंडिंग है, V4 V5 और V6 को साथ में लिख सकते हैं। तो बेसिकली अब क्या करना है, आपको 12 वायर्स को रीड्रॉ करना है बस। सो अब जल्दी से रीड्रॉ करके सब लोग सॉल्व लें एक बार। सब लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट A है, दिस पॉइंट इज B, यहाँ पर एक पॉइंट है विच इज 1, 2, 3 एंड यहाँ पे एक पॉइंट है 4, 5, 6। अब ऑल 12 रेजिस्टर जल्दी से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सेट कर देते हैं, काम बन जाएगा। सो हमें दिख रहा है 3 रेजिस्टर्स हैं हमारे A2 1 2 3 के बीच में। 3 रेजिस्टर्स हमारे यहाँ पर हैं, ओके। और 1 से के बीच में, 1 से 4 के बीच में 6 रेजिस्टर्स हैं। एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 3 4 5 और 6। ये 6 रेजिस्टर्स हैं जो 1 to 2 1 to 4 2 to 4 2 to 6 3 to 5 3 to 6 सारे कनेक्टेड हैं। सो ये सारे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही कनेक्टेड हैं। सो ऑल दीज 6 विल बी ओनली। सो जल्दी से अब इसका आर इक्विवेलेंट निकाल दें यार सब लोग। अब बताओ किसी को इसमें समझ में नहीं आया कुछ तो बता दे। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बता दे जल्दी से। सर 1 2 3 का पोटेंशियल इक्वल किया, वो थोड़ा सा फिर से 1 2 3 का पोटेंशियल इक्वल करना। हाँ ओके, सर। सबसे पहले स्टेप 1, करंट आपको समझ में आया कि तीनों करंट सेम होंगी। हाँ सर आया। ओके, सब समझ आया कि तीनों करंट सेम होंगी। अभी पैटर्न ये होता है कि अगर ये एक पॉइंट है और ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट जा रही है आई, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ए वी ए माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू वी बी। याद है किरचॉफ? बी पॉइंट का पोटेंशियल हाँ, कैसे लिख, लॉन्ग द डायरेक्शन कम होगा। क्लियर?
हाँ इस तरीके से सब पॉइंट का लिखेंगे ना, और सारे पॉइंट में आप देखो सिर्फ आई आर ही आने वाला है, बिकॉज आई तीनों का सेम है। सो जब तीनों में सेम है तो a माइनस आई आर को भी 1 लिख सकते हैं, फिर मतलब 1 फिर a माइनस आई आर सेकेंड ब्रांच वाला लिख सकते हैं, थर्ड ब्रांच का लिख सकते हैं, तीनों को यही लिख हाँ सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। सेम चीज हम हाँ आउटपुट पे भी कर सकते थे। और 4 में अगर आई आर ऐड करेंगे तो b तक पहुंच जाएंगे, इस तरीके से 5 में हाँ 6 करके काम बन गया। हाँ सर। प्लस आई आर कहाँ से आ गया, माइनस ही रहेगा ना, इन द डायरेक्शन है ना, इन द हाँ डायरेक्शन तो सर। पोटेंशियल लॉस होता है, सो ये रहेगा। हाँ हम्म, तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं और फिर लिख सकते हैं, और इसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, और इसका आर इक्विवेलेंट सब लोग आराम से कर सकते हैं। अगर इक्वल होते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती लिखने में, ये हो जाएगा r/3, ये हो जाएगा r/6, ये हो जाएगा r/3। ठीक है, सो फाइनली आर इक्वल कितना आ जाएगा, बिकॉज तीनों सीरीज में हो जाने वाले हैं, सो r/3 ये हो जाएगा 2r/3, सो 2r/3 प्लस r/6। ओके, सो 3 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 1 5, सो 5r/6 आंसर हो जाएगा। किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ। ओके ठीक है, तो मुझे लगता है इक्विपोटेंशियल रीडिंग का ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये थोड़ा सिंपल था क्योंकि पॉइंट्स बहुत ही इजीली दिख रहे हैं। अगर सच में किसी को डाउट है तो यार अभी। ओके, तो यार एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा, इस वाले क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग अप्रोच करने का ट्राई करेंगे, बेटर रहेगा। लेट्स सी। ओके, तो इसमें भी जो टेक्निक लगेगी वो इक्विपोटेंशियल रीड्राइंग लगेगी, बट रीड्राइंग थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किनके बारे में आप श्योर हैं कि इनका पोटेंशियल सेम रहेगा, श्योरिटी है करंट की, तभी आप उनको वो करें और एक अरेंजमेंट रखें, रीड्रॉ करें और फिर फाइंड कर सकते हैं। तो ट्राई करें यार, एक 2-3 मिनट्स लगेंगे, एक बार रीड्रॉ करके चेक कर लेते हैं, फिर बात करते हैं।
ओके, तो मैं थोड़ा सा पहले हेल्प करता हूँ, मे बी ऐसा नहीं हो कि आप लोग फिर सिर्फ सॉल्विंग कर रहे हैं और वो फिर उतना सही नहीं रहे। एक बार चेक करते हैं, सब लोग पहले एक बार देखें। थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ कि आप लोग कहीं गलत डायरेक्शन पे तो नहीं सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग अप्रोच करें पूरा। रिड्रॉ करके सॉल्व करना आपका है। आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने करंट चेक कर ली होगी और पॉइंट्स भी डिसाइड कर लिए होंगे, सिर्फ आपको रिड्रॉ करना है। सो मैं पॉइंट्स यहाँ पे बना देता हूँ, किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अभी सब लोग सुनेंगे। एक चीज तो क्लियर है, एक करंट हो जाएगी I1। यार I1 का कोई भी रिलेशन किसी से नहीं है, मतलब डायरेक्ट ही आ जाने वाली है। सो ये तो एकदम अलग करंट हो जाएगी, I1 से हमें कोई मतलब नहीं है। जरा I2 से बात करते हैं। ये I2 है, ठीक है। तो ये करंट अगर जिस तरीके से जा रही है, कैसे भी जाए हमें नहीं पता, बट इस वायर में इसका मतलब करंट आनी चाहिए I2। इस वायर में करंट आएगी I2। अब यार हमें नहीं पता कि I2 किस तरीके से स्प्लिट हुई है। अगर यहाँ पे I2 स्प्लिट हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, ऊपर वाली वायर से कंट्रीब्यूशन आएगा और फिर से I2 हो सकती है। तो इसका मतलब इसमें सर्किट रिमूवल तो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वापस से फिर यहाँ से करंट आ सकती है, ऊपर वाली करंट का स्प्लिटेड पार्ट। तो इसलिए हमें फिर इसका मतलब इसमें ध्यान देना है कि स्प्लिट तो नहीं काम करेगा यहाँ पर। सो इसका मतलब क्या करना है, I2 को हम अभी छोड़ के रखते हैं, I3 चेक कर लेते हैं। सो लेट्स से ये करंट है I3, और इसका मतलब इस वायर पे कौन सी करंट आने वाली है, I3 करंट आने वाली है। ठीक, अभी कोई ये बताओ, क्या I1 और सॉरी I1 तो एकदम अलग है, I2 या I3 को सेम बोल सकते हैं या नहीं? चेक करें सब लोग, कोई आंसर करे। क्या हम I1 इसके बारे में श्योर हैं कि I2 इज इक्वल टू I3 होगा या नहीं? फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ सर। ओके, आप जस्टिफाई करोगे क्यों I1 क्यों I2 इज इक्वल टू I3 लग रहा है आपको, कैसे दोनों का पाथ सेम है? सर वो भी एक स्क्वायर ट्रेवल कर रहा है और I3 भी एक स्क्वायर ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो देख लेते हैं एक्चुअल में I2 क्या ट्रेवल करेगा। रियल में अगर मैं देखूं तो मैं कुछ इस तरीके से बोल सकता हूं कि I2 गया, एक स्क्वायर ट्रेवल करेगा पूरा, मतलब I2 का एक पार्ट पूरा ऐसे 3 वायर्स कवर करेगा और वापस मिलेगा साथ में। ठीक है, सो मैं एक बार फिर से पैटर्न बताता हूँ। देखिए I2 ने क्या किया, I2 गया, I2 का एक ब्रांच ने पूरा ऐसे स्क्वायर कवर किया और फिर वापस मिल गया। ये ट्रेवल है I2 का। ठीक है, अब I3 से बात कर लेते हैं। I3 का ट्रेवल देखें तो I3 एक वायर गया, ठीक है, समझना, एक वायर गया और दो पार्ट में स्प्लिट हुआ और यहां से घूम के आया और वापस आ गया। क्लियर? तो इसका मतलब देखो I2 कैसा कर रहा है, I2 भी सिमिलर, सॉरी I3 भी सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। एक वायर से गया, ये एक वायर आई, फिर उसके एक वायर ने एक पूरा स्क्वायर ऐसे ट्रेवल किया और वापस आ गया। देख रहे हो सिमिलरिटी कितनी ज्यादा है? सबको समझ में आई I2 और I3 में सिमिलरिटी कैसे है? ये मैंने I3 का पैटर्न बनाया और ये I2 का पैटर्न बनाया हुआ है। तो सबको अभी क्लियर समझ में आ गया कि कैसे I2 और I3 को हम इक्वल बोल सकते हैं। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बताए। ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है I2 का पैटर्न, इस तरीके का। ये I2 है हमारा, इस तरीके का कवर कर रहा है, और ये हमारा I3 का पैटर्न है। ये पॉइंट इधर से करंट गया, एक करंट डायरेक्टली स्प्लिट होके आ गया और एक करंट पूरा एक ऐसे रेक्टेंगल फॉलो करके आया। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। I2 और I3 क्लियर पता चल रहा है कि दोनों सिमिलर होने वाली हैं। डन। अगर हमें I2 और I3 सिमिलर पता चल गया तो हम अब अपने इक्विपोटेंशियल पॉइंट चूज कर सकते हैं। तो मैं अपने इक्विपोटेंशियल पॉइंट यहाँ पर फिर आइडेंटिफाई करके लिख देता हूँ। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इनपुट पे, ये पॉइंट है 1 और 2, ये दोनों सेम होंगे। क्यों?
क्योंकि आई और आर का लॉस होगा इनपुट पे, और यहाँ आउटपुट पे कौन से पॉइंट सेम हो जाएंगे, ये दोनों। तो ये हो गया 4 एंड 5। सो इनपुट पे 1 और 2 और आउटपुट पे 4 एंड 5 सेम रहेंगे। सो यहाँ से रिजल्ट आया दैट V1 इज इक्वल टू V2 बोल सकते हैं, और एक लाइन बोल सकते हैं V4 इज इक्वल टू, अच्छा V3 लिख देना चाहिए फिर हमें, V3 इज इक्वल टू V4। ये दो चीजें बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये चीज अप्रोच कर सकते हैं यहाँ पर। डन। ओके, अभी ये बताओ कि पीछे वाले पॉइंट्स का क्या होगा, ये पॉइंट्स का कैसे सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम है पॉइंट नंबर 5 और 6। क्या 5 और 6 इक्विपोटेंशियल का पार्ट है क्या? नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता, आप रीड्रॉ कर दें जल्दी से। तो सब लोग अब इसे आर इक्विवेलेंट निकाले, मैंने सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। इसका आर इक्विवेलेंट टाइप कैसा बनेगा, मैं फिर से यहाँ करता हूँ। ये ए होगा, 1 और 2 साथ में होगा, 1 और 2 के बाद कौन सा नंबर आने वाला है, 5 आएगा, 5 के बाद नंबर 6 आएगा, 6 के बाद आउटपुट के पास आएंगे 3 और 4 आएंगे, और उसके बाद रहेगा बी पॉइंट। इस तरीके की टेबल होगी और सारे रेजिस्टेंस इसमें सेट होंगे। तो जल्दी से ट्राई कर ले सब लोग, तुरंत आर इक्विवेलेंट निकालें इसका।